मैम जनरली जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें एरियाज आइडेंटिफाई नहीं होते यार कौन कौन से एरियाज को प्रिपेयर करें, तो आपने इंटरव्यू के कौन से फोकस एरियाज डिसाइड किए कि यार इन एरियाज को मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है? तो आप देख रहे हैं मतलब ये सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती, इनके सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। पर हमें तो लगता है कि यार फॉर्म भरा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। फ्रेंड्स आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं, पूनम चावला मैम, जिनका रैंक 34 है इन दी APSC एग्जामिनेशन। और इनके बारे में आपको हल्की सी कुछ बातें बता देता हूँ कि इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक करी है इन दी बायोटेक फील्ड। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से लॉ परस्यू किया। देन शी गॉट सेलेक्टेड इन दी SSC CGL एग्जामिनेशन और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अभी असिस्टेंट सेक्शन मैनेजर पोस्ट पे हैं। और उसके बाद दोस्तों मैरिज, बेबी और पढ़ाई से रिश्ता टूटा। उसके बाद 2020 में इन्होंने रीस्टार्ट किया। HCS में इन्होंने मेंस लिखे, देन UK PCS में इन्होंने मेंस लिखे, और इन्होंने जो प्रिपरेशन है वो अलग लेवल पे दोबारा से स्टार्ट करके काफ़ी अच्छी जो है रिजल्ट प्रोड्यूस किया और फाइनली APSC में भी 34 रैंक इनका आया है। तो कैन वी हैव अगेन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैम मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी को यहाँ पे ब्रीफली समराइज करें। मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ब्राइट चाइल्ड थी एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स। 10th एंड 12th दोनों में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। उसके बाद IIT की तैयारी की मैंने। IIT मुझे पता ही 12th क्लास में चला था एंड विद इन 6 मंथ्स के प्रिपरेशन में विदाउट एनी कोचिंग IIT में सिलेक्शन हो गया। बट दिल्ली कॉलेज ऑफ AIEEE में काफ़ी अच्छा रैंक था तो मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चूज़ किया, वहाँ से इंजीनियरिंग करी। जो फर्स्ट सुपर कंपनी आई थी मेरे कॉलेज में उसी में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, फ्यूचर फर्स्ट। वहाँ ट्रेडिंग एनालिस्ट थी मैं, क्रूड ऑयल में ट्रेड करती थी, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद लॉ में इंटरेस्ट था मेरा, मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं तो लॉ की मैंने। एंड देन मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है और काफ़ी लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और मैरिज के साथ टाइम भी नहीं हो पाता था तो एक हमेशा था गवर्नमेंट जॉब कर लूँ। ईजी हैंगिंग फ्रूट दिखा CGL, वो कर लिया विदाउट एनी प्रिपरेशन, वहाँ सिलेक्शन हो गया और अभी मैं 7 ईयर से वहीं पे वर्किंग हूँ एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हम चारों साथ रहते थे, इनकी वाइफ सचिव, मैं, सुमित। देन इनकी वाइफ मेरे साथ जॉब करती थी, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। 2020 में जब उनकी डेथ हुई दैट वाज अ कंप्लीट सेटबैक। तो उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने भी बुक्स उठा ली, मैंने भी बुक्स उठा ली। तो 20 से दोबारा पढ़ना शुरू करा। 21 में HCS का मेंस लिखा, कैंसिल हो गया था वो, प्री लिखा कैंसिल हो गया था। दोबारा 22 में हुआ, फिर उसके लिए मेंस लिखा मैंने, मेंस के बाद नहीं हुआ। मुझे हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही थी मेंस में कि स्पीड मेरी बहुत स्लो है। उसके बाद ये वाला एग्ज़ाम हुआ, ये वाला दिया और इसमें हो गया। ग्रेट ग्रेट। और मैम से मैं बात कर रहा था, मैंने बोला कि मैम आप बेबी और जॉब और ये प्रिपरेशन कैसे मैनेज कर पाते हो, तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। तो मैम आप बताना चाहेंगे इनके बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में इनकी? मतलब ये ड्रीम टाइप हस्बैंड है। इतने साल हो गए मेरे मैरिज को, आज तक मुझे सुबह चाय दे के ही उठाते हैं। एंड प्रिपरेशन में लाइक बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे के साथ। उसका सेम छोटा बच्चा है, वो जिस टाइम मैंने प्रिपेयर करना शुरू करा वो 2 साल का था। उसको स्कूल शुरू हुआ, स्कूल के लिए सुबह उठना होता था, मैं कभी नहीं उठी हूँ, इन्होंने हमेशा उसको तैयार करके भेजा है। ये काफ़ी बिजी हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो स्टिल इन्होंने मुझे टाइम निकाल के मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं और सचिव हम लोग पढ़ते रहते थे एंड ही वाज लाइक, इनका फील्ड नहीं है स्टिल, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो जाएगा। बहुत सारे डेज आते थे मैं रात को जा के रोती रहती थी बिकॉज सचिव इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वो फील करा देता था तुम्हें कुछ नहीं आता। तो उसके साथ बट मैं जाके इनके पास रोती थी, मेरे से नहीं होगा, ये फिर मोटिवेट करते नहीं हो जाएगा, उसको भी समझाते भाई ज़्यादा मत डांटा कर, छोड़ देगी। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। सर आप कैसे बताना चाहेंगे इनकी प्रिपरेशन डेज के बारे में, क्योंकि मुश्किल होता है काफ़ी? बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी भी पूनम ने बताया कि एक जर्नी इसने बड़ी इजीली कंप्लीट कर दी कि ट्राई किया, ये हुआ, हैंगिंग फ्रूट था और हो गया। बट वो जर्नी काफ़ी टफ रही है। मतलब काफ़ी ऐसे दिन आते थे, कई बार हमारी फाइट भी होती थी कि यार क्या है, कब तक लगे रहेंगे, कब तक चलता रहेगा।
तो मैं इसको बहुत, फिर भी कई बार इसको होता था कि यार छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसको मोटिवेट करता था, नहीं पूनम तू कर सकती है, तेरे अंदर कैलिबर है, मतलब हिस्ट्री से हमेशा मैंने देखा है कि स्टूडियस है ये काफ़ी, तो एक हमेशा से ये रहता था कि यार तुझे करना है, कैसे भी करके करना है, मुझे नहीं पता, करेंगे मिलके करेंगे। तो जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी टफ रही है। बहुत सारे दिन ऐसे निकले, इसको गिल्ट आता था कायरव को लेके भी कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही, स्कूल का मैनेज नहीं हो रहा, बट वी वर लाइक कि यार मिलके कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऑल क्रेडिट गोस टू हर कि इसने बहुत हार्ड वर्क किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपसे ना पर्सनल टिप्स भी लेने पड़ेंगे कि कहते हैं वाइफ आपको बोले कि आप परफेक्ट हस्बैंड हो, लेकिन जनरली वाइफ ऐसा नहीं होती। ग्रेट ग्रेट। एंड कोई क्वेश्चन अगर मैडम से कोई पूछना चाहे प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ये जो सेटबैक के बाद आप लोग रिकवर कर पा रहे हो, तो ये कैसे होता है? सर ने भी एग्जाम कर दिया, मतलब प्रोसेस क्या रहता है? इट वॉज वेरी टफ। इनकी जो वाइफ थी, मेरी पूरी लाइफ, आप सोचो हम 4 लोग साथ रह रहे थे, पूरी लाइफ उसके अराउंड थी, साथ में ऑफिस, साथ में घर, हर चीज़ साथ में। तो उसके बाद इतना खालीपन सा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता व्हाट टू डू विद योर लाइफ। सो उसके बाद जैसे मैंने देखा कि इसने पढ़ना शुरू करा, मैंने हमेशा जितनी भी अचीवमेंट करी हैं, बहुत सारे एग्जाम क्लियर करे, बैंक पीओके एसबीआई सब करे हैं, बट सब में मेरा वीक पोर्शन था जीके, हिस्ट्री से मैं बहुत भागते थे। तो जब ये दिखा ये पढ़ रहा है, ये ठीक हो गया धीरे धीरे, 6-7 मंथ्स में ही वॉज गेटिंग बेटर, तो मुझे लगा यार मैं भी यही कर लेती हूँ। और स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाती, बट एक बार आप उसको इन्जॉय करने लगते हो तो आपको उसके बिना रहा ही नहीं जाता, क्योंकि खाली होते ही तो वही सब याद आएगा, तो आप पढ़ते ही रहते हो बस। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। वो इनिशियल मोटिवेशन कैसे लाया? क्योंकि एक मतलब छोड़ने के बाद उसके रीस्टार्ट करना, पर वो इनिशियल मोटिवेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। या बहुत प्रॉब्लम आई थी इनिशियल, बट द सेम ही सेड कि हमारा जो सर्कल है उसमें HCS 21 से भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो पूरा सर्कल पढ़ रहा था, कोई लग रहा था, हर कोई इम्प्रूव कर रहा था। और मुझे सबने बहुत मोटिवेट किया कि यार तू 6 मंथ्स में अगर तू IIT निकाल गई थी तो तू ये क्या जॉब कर रही है, तू मतलब कैलिबर के साथ जितना है वो नहीं कर पा रही है। ऑफिस में भी लगा, मतलब ऑफिसर्स को देखते थे तो ऐसे लगता था यार ये तो हम भी कर ही सकते हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन आया। और जितना पढ़ते जाओगे उतना आता रहेगा धीरे धीरे। होता है ना, एक एग्जाम में एक बार रैंक इंप्रूव हुई, फिर होता है और अच्छे कर लो और अच्छा कर लो, तो इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी। इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा, कैसे था कि जैसे काफ़ी फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे 7-8 ईयर्स से 6 ईयर्स से कर रहे थे, तो इसने HCS का प्री दिया था, इसने मिनिमम 6 मंथ में मैक्सिमम इतना प्रिपरेशन में इसका प्री निकल गया था। तो देवर शॉक्ड, यार हम 6 साल से लगे हैं, हम 8 साल से लगे हैं, तो उनमें से 1-2 का रह गया था। तो जब मैं पूनम का एक बेसिक एटीट्यूड ये रहता है कि अभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो ये लॉन्ग टर्म को छोड़ के स्मॉल टारगेट्स की, 1 वीक में क्या करना है, या आज मूड अपसेट है अभी क्या करना है, आगे का छोड़ो 1 साल बाद क्या होगा देखा जाएगा, अभी तो स्मॉल टारगेट से एक पॉजिटिविटी आती है हमेशा कि चलो हमें खुश मिलता है, तो वो हमेशा पूनम में मैंने देखा कि ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। ग्रेट ग्रेट मैम ग्रेट। और कोई क्वेश्चन प्लीज। आप लोगों ने रिजल्ट साथ में चेक किया? मैंने चेक किया था इनका भी, एंड सर प्लीज प्लीज। इनके मोबाइल में रिजल्ट खुल गया था, इनके पास PDF आ गई सर, पता नहीं कैसे। मैं रिफ्रेश करे ज़रा, UPSC मेरी मोबाइल में नहीं खुल रहा था, तो इन्होंने जैसे ही देखा 3 रैंक 1 है। उसके बाद ये कुछ नहीं बोले, अपना रिजल्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पेज अब इसका होगा तो मैं सेलिब्रेट फर्स्ट पेज पे मेरा नाम नहीं था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरा तो नहीं हुआ। सेकंड पेज पे क्योंकि 34 था, फर्स्ट पेज पे 31 रोल नंबर थे, तो उस पे खुलते ही दिख गया था दूर से पूनम। फिर इसने फाइनली सेलिब्रेट किया। And he was like, यार मेरा बनाया तो मुझे भी तो कोई कांग्रेचुलेशन। ग्रेट ग्रेट। मैम आपके लिए भी एक बुक है, वो ये अगेन 3 पिक्स, Thank और you ये so much. ये भी कहूँगा टोकन आप लगा लो या एंड ये। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन फॉर दी APFC एग्जामिनेशन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट पूनम मैम, जिन्होंने रैंक 34 हासिल किया है इन दी लेटेस्ट APFC एग्जामिनेशन। वेलकम मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूनम मैम जो हैं वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं इन दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने SSC CGL एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था इन 2016, राइट मैम। एंड इनका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने CGL एग्जामिनेशन निकाला और अब APFC एग्जामिनेशन निकाला। और दोस्तों इस सेशन में हम मैडम से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे टिप्स जानने वाले हैं, तो इस सेशन एंड तक पक्का देखिएगा। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने जब BTech कंप्लीट करी, आपकी फ्यूचर फर्स्ट में जॉब लगी राइट। और बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई थी आपकी, यस। तो मैम घर वालों को कैसे मनाया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ
ताकि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिले? जॉब करते करते मीनवाइल आई गॉट मैरिड, ओके। और मेरी बस 21 ईयर्स में शादी हो गई थी। तो उसके बाद घर वालों को कन्विंस नहीं करना था, सिर्फ हस्बैंड को कन्विंस करना था, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। राइट मैम। 21 एज में शादी थोड़ा जल्दी नहीं हो गया मैम? या इट वाज, बट जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, हाँ जी, हाँ जी, मतलब वहाँ पे ऐसे ही होता है। ठीक है। वो तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था कि मैं आज यहाँ पे हूँ, अदरवाइज जिस व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज नॉट इवन एक्सेप्टेड। तो लोग रोते हैं लड़कियाँ हो गई हैं। मैम आई थिंक दे मस्ट बी प्राउड ऑफ यू नाउ मैम। यस, और मैम माहौल बदल रहा है। बिल्कुल। और मैम मैं अगेन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, मतलब आपने एक वर्किंग वुमेन की जो है लाइफ आप जी रहे हैं, आप एक मदर की लाइफ जी रहे हैं, आप एक आइडियल वाइफ की आप लाइफ जी रहे हैं, मैम इन सब के बीच में आप प्रिपरेशन को जोड़ते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा मैनेज करना। तो आपने कैसे प्लान किया मैम कि मैं एग्जाम्स की तैयारी करूँगी? ओके, मेरी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। लाइक जैसे मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई थी, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम। करियर लॉन्चर से कोचिंग ली थी मैंने, और उसके वजह से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि उसमें क्वांट काफ़ी हाई लेवल का आता है, इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। तो वो करते हुए जब मैंने CGL का एग्ज़ाम देखा, उसमें मुझे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं थी, बिकॉज मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, GK नहीं थी उसमें स्ट्रॉन्ग। तो उस वजह से मुझे AFHQ यहाँ दिल्ली में चाहिए था, हस्बैंड की वजह से वो मुझे मिल गया था। दोबारा भी एग्ज़ाम दिया मैंने, उसमें एक्साइज मिला था, बैंक के जितने एग्ज़ाम दिए वो इजीली क्लियर हो रहे थे। एंड वही होता है, उसके बाद बेबी हो गया, आई वाज सेटिस्फाइड कि चलो ये जॉब चल रही है। तो वो चलता रहा। मैम आप स्टार्टिंग से ब्रिलियंट चाइल्ड थे, आपने बताया था। राइट। और आपने DC से बायोटेक में जो है आपने BTech भी करी है। Right. मैम कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे हाईएस्ट एग्जाम UPSC टारगेट करना चाहिए? मुझे लगा ही नहीं कभी। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं हमेशा टेक्निकल माइंडसेट रहा है मेरा, मैथ्स ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, बट GS से बहुत डर लगता था, और UPSC में तो वही चाहिए। राइट मैम। तो HCS का जो मैंने मेंस लिखा उसमें मेरा ऑप्शनल मैथ्स था, तो वो वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये वाला मुश्किल था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो इस वजह से UPSC का पहले नहीं सोचा, मतलब बाद में सोचा, लेकिन उसके बाद इतना मुश्किल लगा कि पहले लगा स्टेट सिविल वाले एग्जाम दे लेती हूँ। राइट मैम। हम 2016 से 2020 के बीच में जॉब कर रहे थे आपने, Right. और उसके बाद आपने 2020 में सोचा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो रीस्टार्ट है, अगेन हम मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है #रीस्टार्ट, लेकिन वो करना बहुत भारी पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में तो बुक्स बहुत भारी लगती होंगी कि यार ये Right. क्या कर रही हूँ मैं। Right. तो आपने कैसे मोटिवेट किया खुद को कि नहीं पढ़ना है, मतलब स्टार्ट करना ही करना है? एक्चुअली यू आर वेरी राइट। जब स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो तो आप पूरे पूरे दिन में 2 पेज पढ़ पाते हो, Right. और लास्ट में जब आते आते आपको फील हो रहा था कि वो 1-1 घंटे में हो रहे होते हाँ हैं। जी। तो मोटिवेट उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, बट मैं सचिव को देख रही थी, वो दिन में 12 घंटे 14 घंटे विदाउट एनी टारगेट, वो वैसे भी बुक्स पढ़ते रहते हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो उस वजह से मुझे लगा, एंड मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया, हस्बैंड ने किया कि यू आर ब्राइट चाइल्ड, ये बस एक जॉब लेके यू आर सेटिस्फाइड। और बाकी मैं लाइफ में कुछ कुछ कर रही थी, सोशल सर्विस में बहुत काम किया है मैंने, बच्चों को पढ़ाती थी। तो उसके बाद सबने मुझे गाइड करा कि नहीं यार, सिविल सर्विसेज में आओ, इससे आप बेटर हेल्प कर पाओगे, अभी जॉब के साथ बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं निकाल Right. सकते। तो फिर तैयारी शुरू करी, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने आप मोटिवेशन आता रहता है। मैम इसमें फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है मतलब प्रिपरेशन में? मेरी तो मतलब पूरी जर्नी फ्रेंड्स की वजह से है। सचिव ने ही तैयारी शुरू कराई थी, एंड बुक्स वगैरह हर चीज़, हमारी सारी चीज़ें सेम थी। वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब मेरी उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, मेरी हिस्ट्री वीकनेस थी, तो हर चीज़ साथ में पढ़ने की वजह से, और टारगेट दिखने लगे। शुरू में जब मॉक दिए थे तो बहुत पीछे मार्क्स आते थे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो गया कि एक बार पॉलिटी में मेरे मॉक में उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए थे। आई वाज सो हैप्पी। तो धीरे मतलब फ्रेंड्स की वजह से वो टारगेट्स दिखने लग गए, आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल गई, विच बुक्स यू हैव टू स्टडी, कौन सी वीडियोस देखनी है, तो आराम से हो पाया। राइट मैम। मैम आपकी जब मैंने प्रिपरेशन जर्नी देखी तो मुझे एक बहुत अच्छी बात आपकी प्रिपरेशन जर्नी में लगी कि आप टारगेट्स को बहुत छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। Right. दैट इज द बेस्ट पार्ट। Right. जनरली हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि देख तेरा भाई ना 3 महीने में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेगा, लेकिन वो भाई कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो लंबा टारगेट लेके गया है। तो मैम ये शॉर्ट टारगेट्स की मेंटेलिटी क्या है, आप इसको थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को बताइए और क्यों इंपॉर्टेंट है वो? सर ये मेरा डेली लाइफ में भी नेचर है, मैं बहुत लॉन्ग उसमें नहीं सोचती हूँ कि आज ये करना है तो आज अभी कितना कर सकती हूँ। अगर मैं लॉन्ग पूरा विजन भी रखती तो शायद मैं करती ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मेरे से होगा नहीं।
तो उसमें छोटे छोटे टारगेट्स लिए कि नहीं आज हिस्ट्री पढ़नी है, अभी बाकी जोर नहीं होगा, हिस्ट्री पे फोकस करो। फिर पॉलिटी पढ़नी है, अभी इस पे फोकस करो। और छोटे टारगेट से आप एक दिन जब देखते हो पिछले 3 महीने में तो आपको लगता है इतना सब कर लिया। अगर टारगेट पहले ही आपने 6 महीने का लगा लिया और आपसे वो नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे ना पार्किंसन लॉ भी आता है, तो इसलिए हमें लॉन्ग टारगेट वैसे भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना डेली टारगेट अचीव कर रहे हो तो आपके वीकली टारगेट अचीव हो रहे हैं, वीकली टारगेट अचीव हो रहे हैं, आपके मंथली टारगेट अचीव हो रहे हैं, और अगर मंथली टारगेट अचीव हो रहे हैं तो आपका ओवरऑल टारगेट अचीव हो रहा है। मैम एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका बेबी भी है, ठीक है, और आप पढ़ते भी होंगे, तो बेबी मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, और वो जो एज ग्रुप में है वो बहुत शरारती एज ग्रुप है, मतलब राइट। तो कैसे मैनेज करते थे आप? अगेन बहुत दिक्कत होती थी, मतलब उसको ऐसे होता था, वो कभी सोता नहीं है मेरे बिना कि नहीं सुलाना है मम्मा, और वो 2-2 घंटे अपनी स्टोरी सुनाता रहता है और माइंड में टारगेट चल रहा होता था आज तो पढ़ना है अभी, तो उसको रात को 12 बजे सुलाना है, उसके बाद फिर सुबह तक पढ़ना है, फिर उसके साथ देखना है। और गिल्ट फैक्टर, हमारे यहाँ पे मदर्स को एक ऑलरेडी एक गिल्ट फैक्टर होता है कि कर क्या रहे हो। सही बात है। हाँ, बच्चे को स्कूल से कोई कंप्लेन आ गई, कुछ भी हो गया तो बहुत मुश्किल था। बट आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड चाइल्ड। वो इतना शार्प है, वो इंडिपेंडेंट भी बहुत है। मैम वो शायद आप दोनों पे ही है तभी शार्प है वो। और मैम एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जब APFC एग्जाम की नोटिफिकेशन आई तो आपने कैसे मन बनाया कि यार ये एग्जाम तो देना ही देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स दे रहे थे, राइट। और APFC की उतनी हाइप भी नहीं है, मतलब जनरली लोगों को पता ही नहीं है इस एग्जाम के बारे में, तो आपने कैसे मन बनाया कि यार ये एग्जाम नहीं छोड़ना मुझे? उससे जस्ट पहले मैंने हरियाणा का मेंस दिया था, फिर उत्तराखंड वाला मेंस था। तो जब फैब में नोटिफिकेशन आई, वी वर स्टडिंग टुगेदर, और मैंने इसको बोला यार कोई एग्ज़ाम आया है इस टाइप से और इसमें मैथ्स है, एंड मैथ्स में जहाँ भी मुझे वर्ड दिखता है तो मुझे लगता है ये मेरे से हो जाएगा, ये इजी है। तो देन सचिव टोल्ड मी कि नहीं, ये तो मैंने 2015 में भी दिया था और मेरा 2 मार्क्स से रह गया था विदाउट एनी प्रिपरेशन। उसके बाद सिलेबस देखा, सिलेबस देखते ही मुझे लगा था, बिकॉज मैंने आपको बताया ना इंग्लिश मैथ्स ये मेरे बहुत स्ट्रांग रहे हैं MBA की प्रिपरेशन से। उस टाइम तक मेंस देने की वजह से GS पार्ट भी अच्छा हो गया था, तो थोड़ी सी मेहनत करनी थी, जैसे अकाउंटिंग पे मुझे लगा या लेबर लॉज वगैरह। मुझे लगा कि यार अभी तो फेब में आया है, शुरू में बातें ये थी कि नवंबर में कहीं एग्जाम होगा, मुझे लगा काफ़ी टाइम है, आराम से हो सकता है, तो उससे प्रिपरेशन शुरू करी, बट फेब में ही स्टार्ट कर दी थी, तो वो अच्छा रहा मेरे लिए। मैम जनरली जब हम एग्जाम का सिलेबस देखते हैं ना और हम अपने पास्ट एग्जाम के सिलेबस से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 आउटलायर क्लियरली दिखते हैं कि अकाउंटेंसी ऑडिटिंग नहीं आता, आयरन लेबर लॉ नहीं आता, सोशल सिक्योरिटी नहीं आता, और जनरली कुछ लोग यहाँ पे पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं करना ही करना है। तो मैम आपने कैसे इन 3 कंपोनेंट्स को टैकल किया, मतलब आपने कौन से सोर्स फॉलो किए और किस तरीके से प्लान किया कि मैं नॉर्मल प्रिपरेशन में इनको इंक्लूड कर लूँगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो एडोटैब का था, 10 डे कोर्स लिया था मैंने, तो वहाँ पे उन्होंने क्विज, छोटे छोटे क्विज बहुत अच्छे बना रखे थे, पार्ट्स में डिवाइड कर करके। दे वर रियली हेल्पफुल, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है इनका आपको कहीं कुछ मिलता नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन पे या इन पे, तो क्विज करते रहते थे, उसकी वजह से पता था कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा वीडियोस थी सिविल स्टेप की, स्टडी आई क्योंकि एक पूरी बुक आई थी EPFO के लिए, वो भी मैंने काफ़ी फॉलो करी थी, और अकाउंटेंसी वगैरह जैसे सचिव के नोट्स भी पढ़े थे, तो वो सब्जेक्ट वहाँ से हो गए थे। ग्रेट मैम। मैम एक और इशू था इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कि 2015 का अगर APFC देखें, 2021 का EOU देखें तो पेपर फैक्चुअल थे, मतलब ऐसा लगता था कि यार ये तो हम कर लेंगे, लेकिन 23 का पेपर ना एक आउटलायर था, मतलब एकदम डिफिकल्ट पेपर आ गया। तो जब आपने पेपर देखा होगा तो आपको भी शौक लगा होगा, तो आपने कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल किया कि यार नहीं करना है? एक्चुअली ये जो पेपर था ना, तो मुझे लग रहा था ये मेरे से पक्का हो जाएगा। बीच बीच में जब भी मैं सचिव मुझे कुछ बताता था ये पढ़ना है, मेरे हस्बैंड से भी, सुमित से मैं हमेशा बोलती थी ये एग्ज़ाम मेरे से इजीली निकल जाएगा, मेरी स्ट्रेंथ्स पे है। जब सुबह EO वाला एग्ज़ाम देखा, और उससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि पता ही नहीं था पेपर कैसा आएगा, इतने साल हो चुके थे। सुबह वाला जब पेपर देखा EO वाला, मेरे से मुश्किल से पूरा होता, मैंने इंग्लिश पे बहुत टाइम दे दिया था, उसमें भी अच्छा स्कोर रहा मेरा, वो भी क्लियर हो गया, बट वहाँ से समझ आया था कि अब APFC वाला भी सेम लेवल पे आने वाला है। और 2 घंटे में कुछ कर तो सकते नहीं थे, बट माइंड में हो गया था कि पेपर अब स्पीड में करना पड़ेगा, तो स्पीड की वजह से शायद जल्दी हो पाया मेरा पेपर। मैम अगेन देखो, लोग ना मतलब शायद इन्फॉर्मेशन कम है, इस वजह से लोग कहते हैं कि सर APFC को टारगेट करें या EOU को टारगेट करें, तो इसके बारे में आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं दोनों ही टारगेट कर सकती हूँ? सर मुझे लगता है थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है, APFC में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस या पॉपुलेशन डेवलपमेंट, कुछ टॉपिक है, बाकी तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। तो जब एक एग्जाम के लिए ऐसा है ही नहीं, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो छोटे टॉपिक हैं ये तो आप
7 days में कर सकते हो, बिल्कुल। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात मैडम ने बोली कि देखो अगर आप एपीएफसी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आप ऑटोमेटिकली ईओ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि एपीएफसी एक लार्जर सबसेट है और उसके छोटा सबसेट आपका ईओ एग्जामिनेशन है। मैम आपने जब रिजल्ट देखा आपने बताया कि आप बहुत टेंशन में थे, तो कैसे सेलिब्रेट करी आपने सक्सेस जब आपको दिख गया कि भाई रैंक 34 पे पूनम का नाम है? एक्चुअली मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। आई वॉज क्राइंग क्योंकि टिल 12th या इंजीनियरिंग तक आई वॉज वेरी ब्राइट चाइल्ड। उसके बाद मैंने जॉब ले ली इजीली, बट उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, बट कुछ और कर भी नहीं रही थी। तो ऐसे लगता था हमेशा जॉब में कि मुझे कुछ बेटर करना चाहिए, बट करना कैसे वो पता नहीं है। राइट मैम। और जो एग्जाम्स दिए, एक मेंस के बाद नहीं हुआ, तो एक वो सेटबैक सा होता रहता था। राइट मैम। और बच्चे का बहुत टाइम सेक्रीफाइस किया है, तो देखते ही फर्स्ट आई क्राइड, और 2 दिन तो लगे ये होने में कि अच्छा हो गया है। सही बात है, वो फीलिंग बहुत लेट सिंक इन होती है मतलब कि- राइट उसको बहुत टाइम लगा। मैम एक और मैं चीज़ पूछूंगा आपसे ना कि जब भी हम किसी चीज़ के साथ किसी और चीज़ को टारगेट करते हैं ना तो हमें हमेशा रिस्क भी रहता है। मतलब जनरली लोग, जैसे आपने तो जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन जनरली लोग जॉब छोड़ के भी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे मतलब कैसे हम खुद को मनाते हैं कि यार नहीं ये कर सकते हैं, मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? सर मोटिवेशन होती है फर्स्ट थिंग, वही बात है कि आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पे ही काम करना है। अब जैसे मुझे इस एग्जाम में मैंने मैथ्स पे एक आधा दिन दिया था, नहीं कुछ भी नहीं किया, जबकि अट्रैक्टिव तो वही लग रहा था, मैथ्स कर लो मैथ्स कर लो। राइट मैम। वीकनेस थी मेरी अकाउंटिंग, मैंने पूरा 1 महीना सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ी। तो आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है, और जैसे आपके वीकनेस जब लगेंगे कि वीकनेस नहीं रही, तो मोटिवेशन अपने आप आता जाएगा। ग्रेट ग्रेट। तो ये अगेन बहुत अच्छा रूल है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बना के रखो और अपनी वीकनेस को एवरेज लेवल पे लेके चले जाओ, ताकि आप उसे डरो ना, वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना करें। बिल्कुल। मैम आपकी ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, है ना, और अब जब आप एपीएफसी बन चुके हो तो क्या आपको लगता है कि अब मैं रुक जाऊं और एक बार सेलिब्रेट करूं बिफोर थिंकिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेप? सर जैसे मैंने आपको बताया, मुझे सोशल सर्विस में मैं ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व हूँ, एनजीओ से भी इन्वॉल्व हूँ, तो हमेशा मुझे लगता था दैट आई शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। ये वाली जॉब मुझे इसलिए भी क्रैक करनी थी बिकॉज इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए, एंड अब मुझे रियल में ये जॉब ही करनी है। राइट मैम, आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा मैम? सर आई वॉज वेरी नर्वस इंटरव्यू से पहले। वो जो 2 मिनट होती है जब आप रूम के बाहर बैठे होते हो, अंदर से कैंडिडेट आने वाला है, बहुत नर्वसनेस थी, बट अंदर जाके बोर्ड वॉज वेरी कोर्डियल, तो अच्छा फील हुआ। मेरा इंटरव्यू, मेरी पहली जो जॉब थी फ्यूचर फर्स्ट, उसमें जैसे मैं एनालिस्ट थी क्रूड ऑयल में, उस पर काफ़ी चला था, क्रूड ऑयल पे, ट्रेडिंग पे, स्टॉक मार्केट पे, मेरी हॉबी भी स्टॉक ट्रेडिंग है। राइट मैम। तो उस पर काफ़ी चला। उसके बाद थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ईपीएफओ पे चला कि लॉज क्या है, लेबर लॉज वगैरह पूछे गए, एंड लास्ट में भी स्टॉक ट्रेडिंग पे ही खत्म हुआ। ग्रेट मैम, जनरली जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें एरियाज आइडेंटिफाई नहीं होते यार कौन कौन से एरियाज को प्रिपेयर करें, क्योंकि जब हम आरटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि यार ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तो आपने इंटरव्यू के कौन से फोकस एरियाज डिसाइड किए कि यार इन एरियाज को मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है? सर मैंने आपका मॉक वाला वो दिया था Okay, टैब से, तो जो मॉक हुआ था वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, बट उसमें कुछ वीकनेस बताई थी कि करंट जॉब पे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, या हॉबीज़ पे, जहाँ जहाँ वो वीकनेस थी उस पे मैंने काम किया। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, कि आपको आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, हाउ टू हैंडल द टेंस सिचुएशन, वो सब पे वर्क मॉक दे के हो गया था। ग्रेट मैम, अगेन मैं इंटरव्यू के बारे में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको बोला गया कि आपकी करंट जॉब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड था कि आपकी पुरानी जॉब के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन करनी होती है? सर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहाँ पे, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, वो इतने साल पुरानी बात हो चुकी थी वो जॉब पे। मुझे लगा था जो करंट अभी जॉब चल रही है इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और पूरा इंटरव्यू उस पे चल गया था। बट वही है कि आप ऑनेस्ट रहो, मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम किया था, तो जब भी अपने लाइफ में जो किया होता है अगर आप वही बोल रहे हो तो आप कर पाते हो। ग्रेट मैम, एक और क्वेश्चन जो अगेन मैं आपसे पक्का पूछूंगा कि जब हम किसी लेवल पे पहुंच चुके होते हैं ना, अच्छी खासी जॉब चल रही होती है, तो हम चीज़ों को सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपका सोशल मीडिया से कैसा रिलेशन रहा है मैम? सर मैं ज़्यादा पोस्ट वगैरह नहीं डालती हूँ, और शायद वही आपकी सक्सेस का कारण भी है। राइट। ग्रेट। मुझे रील वगैरह मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बनाना भी नहीं आता है। ग्रेट। तो मैं सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ फोटोज लगा दिए, बट मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ग्रेट मैम, एक और क्वेश्चन था कि ये जो एग्जामिनेशन है, एपीएफसी एग्जामिनेशन या फिर ऐसे और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं, वहाँ पर ना हमारे पास कोई डेडिकेटेड कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल। कि मतलब जैसे यूपीएससी के लिए हमारे पास नाम है वाजीराव रवि है, या फिर विजन आईएएस हैं, एसएससी सीजीएल के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, तो इन एग्जाम की प्रिपरेशन हमें
मतलब कैसे प्लान करनी चाहिए? हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, नो डाउट। अगर कोई, अगेन बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि ये ऐसे एग्जामिनेशन है जो आप सेल्फ स्टडी से इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपको राइट सोर्सेज पता है। लेकिन अगर नहीं पता मैम, तो क्या प्लान करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए इन एग्जाम्स को? सर मुझे तो लगता है जो मेरी हेल्प थी, सबसे इम्पोर्टेंट आपको मॉक टेस्ट जरूर देनी चाहिए। राइट। मैंने स्टार्टिंग भी मॉक टेस्ट से ही करा था और लास्ट डे भी मॉक टेस्ट दिया था। शुरू में मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है, बिल्कुल। और लास्ट में मॉक टेस्ट ये बताते हैं कि इतने टाइम में एग्जाम पूरा कैसे करना है, किस चीज को सबसे पहले करना है, किसको लास्ट में Right. करना है। तो मॉक टेस्ट तो आपको जरूर देनी चाहिए। और उसके अलावा सर मुझे लगता है कि कोचिंग, जस्ट आपको पढ़ना तो आपको ही है, राइट। लेकिन कोचिंग आपको ये हेल्प कर देती है, आपके ये वीक पॉइंट्स हैं, इनके लिए ये मटेरियल है। अब आप, वही बात है कि आपका टारगेट यहाँ है, आप पूरे स्पाइरल में घूम के यहाँ तक पहुंचो, बिल्कुल। या कोई आपको बस ये बता दे यहाँ से आप यहाँ इन सोर्सेज से पहुंच सकते हो। Right. तो कोचिंग वो एक ब्रिज का काम करती है। बहुत अच्छी बात मैडम ने बोली कि देखो, अगेन 90% आपकी मेहनत है, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। लेकिन 10% कोचिंग बस ये हेल्प कर देती है कि आपको एक राइट पाथ दिखा देती है। बिल्कुल। और अगेन टीचर का काम ही है कि आपको बस इतना बताना है कि किस डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि जाना तो आप नहीं है। मैम एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अगेन APFC के रिगार्डिंग ही, कि जो APFC एग्जामिनेशन है, हमें ना बहुत अच्छी जॉब दिख रही होती है कि यार रिक्रूटमेंट टेस्ट निकालना है, इंटरव्यू देना है और फिर जॉब करनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें एक्चुअल में काम क्या करना है, क्योंकि अगेन मैं बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ चुका हूँ कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है। तो आपने कैसे अपनी प्रेजेंट प्रोफाइल को कंपेयर किया विद द APFC प्रोफाइल, और कैसे चूज किया कि हाँ ये बेटर प्रोफाइल है? सर वन ऑफ हिज नोन, वो एक ऑलरेडी 2015 बैच में लगे हुए हैं। हाँ जी। तो जैसे ही एग्जाम आया, हम उनसे मिलके आए थे कि आप क्या जॉब करते हैं, एंड वो प्रैक्टिकली, अब वो RPFC बन चुके हैं, तो उनसे रियल में पूछा था आपकी जॉब क्या है, पोस्टिंग्स क्या होंगी, आप वर्कलोड क्या है, सब कुछ हम पहले पूछा था कि जॉब में क्या करना है। उसके बाद इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो मतलब आपने अगेन डिसीजन बहुत कैलकुलेटेड लिया और सोच समझ के लिया है। अब आप बच्चे का, अपनी फैमिली का टाइम अगर सेक्रीफाइस कर रहे हो, ग्रेट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जनरली ना किसी भी प्रिपरेशन में कूद जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, और मैं मतलब अच्छे से मानता हूँ कि ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। जब आपके पास एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो कि यार इस एग्जाम को क्रैक करके मुझे ये मिलेगा, तो शायद आप और मेहनत करते हो। मैम एक और क्वेश्चन है मुझे आपसे पूछना कि प्लान भी कितना इंपॉर्टेंट है जब आप SSC CGL या फिर UPSC जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो? सर मुझे तो, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्लान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो लास्ट अटेम्प्ट बचा है या ख़त्म हो गए, एंड उसके बाद आपने 10 साल एक प्रिपरेशन में दे दिए, उसके बाद अब आपको पता नहीं है करना क्या है, और वैक्यूम भी क्रिएट हो गया, आपको नॉर्मल लाइफ भी जीनी नहीं आ रही, क्योंकि उससे पहले तो आप सिर्फ पढ़ रहे थे। बिल्कुल। तो आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, उसके बाद आप करो। जैसे मैंने ये जॉब ले ली थी, मेरी पूरी CCL चाइल्ड लीव खत्म हो चुकी है, मैंने पूरी छुट्टियां की, अब हो गया इसमें, अब छुट्टियां लेके अब मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे तो लगा उसने काफ़ी हेल्प करी मुझे। ग्रेट। मैम बहुत सारी ऐसी हमारी स्टूडेंट्स भी हैं जो मैरिड हैं, जॉब कर रही हैं और प्रिपरेशन भी कर रही हैं। मैम क्या आप बता सकते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या था एक हमारे दोस्तों की हेल्प करने के लिए? डेली रूटीन वही होता है, सुबह मैं उठती थी लाइक 8-9 o'clock के बीच में। उसके बाद उठते ही प्रेशर होता था कि अब पढ़ना है। 1 बजे मेरा बेबी स्कूल से आता था, तो उससे पहले जितना पढ़ सको उतना पढ़ना है। वो स्कूल से आया, उसके बाद तो आप 3-4 घंटे तो कुछ नहीं पढ़ सकते, उसको खाना खिलाना है, उसको देखना है, फिर थोड़ी बहुत देर शाम को आप पढ़ सकते हो। मैं पढ़ती थी। मेरे हस्बैंड आते थे 7 to 8 के बीच में ऑफिस से, उसके बाद वो रखते थे उनको, फिर मैं रात को उसको सुलाती। लेकिन इसमें मेरे को एक वो था बेनिफिट कि मुझे घर के काम की कोई टेंशन नहीं थी। आई वॉज हैविंग ए हाउस हेल्प, और मेरे हस्बैंड बाकी चीज़ें देख लेते थे, तो बस मुझे अपने बच्चे को देखना था और पढ़ना था। और रात को वही होता था, 5 बज जाते थे, 6, बहुत सारे सनराइज देखे मैंने। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। एक पॉइंट और पूछूंगा मैं आपसे, मैम इन लॉज का क्या रोल था आपके इस प्रिपरेशन में? सर वैसे मेरे हम लोग अलग रहते हैं, मेरे इन लॉज का बिजनेस है, वो झज्जर रहते हैं, हम गुड़गांव रहते हैं ड्यू टू माई जॉब। बट सर आप देख ही रहे हो कि उन्होंने मेरे को इतना फ्री हैंड दे रखा था, कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं अभी आपको घर आना है, नहीं। जबकि मेरी मदर इन लॉ वो चल भी नहीं पाती, उनको नी की प्रॉब्लम है, इसलिए वो आ भी नहीं पाई मेरी हेल्प करने के लिए। बट उन्होंने कभी ऐसे नहीं मुझे बोला कि नहीं आपको आना है, ये फेस्टिवल है, यहाँ जाना है। उनको अपनी सोसाइटी है, पड़ोस वाले लोग आके बोलते रहते थे कि आपकी बहू आती नहीं है, बट उन्होंने मुझे इम्यून रखा इन चीज़ों से कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैम हमारी ना सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है कई बार, वो देखती नहीं है कि अगला किस सिचुएशन में है। मतलब मेरे पेरेंट्स भी झज्जर हैं, मेरे इन-लॉज भी झज्जर हैं, तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत होता था कि नहीं सब बोलते रहते हैं, तू आती नहीं है। तो बहुत मुश्किल था उनको टैकल करना। दोस्तों आप देख रहे हैं, मतलब ये सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती, इनके सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। पर हमें तो लगता है कि यार फॉर्म भरा, एग्जाम निकल जाएगा,
नहीं, मतलब अगेन मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा माइकल फेल्प्स की, मतलब जिन्होंने 28 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में। मतलब वो कहते हैं कि वो 20 साल से स्विमिंग पूल में, मतलब ऐसे कोई क्रिसमस आता है एंड बहुत सारे इवेंट्स इनके होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होती है, उन्होंने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करी विदाउट मतलब ब्रेकिंग इस रूटीन। तो बहुत मेहनत करते हैं लोग, तब जाके अचीवमेंट आती है। और हम चाहते हैं कि बस फॉर्म फिल करके एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। इसी बात में मैं बता रही हूँ कि जब मेरा हरियाणा का मेंस था 5 दिन पहले दिवाली थी और हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, इवन मैं घर भी नहीं गई थी। और बहुत मुश्किल होता है कि आपको ये देखना कि आप दिवाली है, एवरीवन एक्सपेक्ट कि नहीं Right. अब तो घर आना ही, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो एक दिन नहीं होता है, वो आपका पूरा रूटीन ब्रेक हो जाता है। बट थैंक गॉड आई हैव अ गुड हस्बैंड, वो खड़े रहे पिलर की तरह कि नहीं कहीं नहीं जाना है, तू बस पढ़, कोई ध्यान नहीं। ग्रेट मैम, आपके हस्बैंड तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, मतलब Right. लिटरली आपसे बहुत सारी बातें करी तो पता लगा कि मतलब अगर ऐसी कोई स्ट्रेंथ हमारे पास है तो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना ही करना है फिर। मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी वर्किंग वुमेन्स को या फिर उन हाउस वाइफ्स को जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं और बहुत मुश्किल से प्रिपेयर कर रही हैं? बिल्कुल सर, मैं तो यही मैसेज दूंगी, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। कभी आपके साथ, मे बी मेरे साथ हस्बैंड का सपोर्ट था, कुछ लेडीज होती है जिनके पास सपोर्ट भी नहीं है, उनको बहुत मुश्किल भी होती है करना, बच्चे को देखना या मैरिज के बाद तैयारी करना। बट अल्टीमेटली अगर आप अपना टारगेट सोचोगे और एक ये सोचोगे कि जिस दिन हो गया उस दिन मेरे नोन पे के फेस पे स्माइल क्या आएगी, बस वो सोचो। अभी वो गुस्सा है, अभी नहीं है, वो सब छोड़ के और फोकस करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ाई पे ही फोकस करो, ये भी नहीं कि आप टाइम भी उनको भी नहीं दे रहे हो और उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ग्रेट। दोस्तों एक बहुत ही क्वालिटी मैसेज मैडम ने दिया है कि हमें ना बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मतलब चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं और हर किसी की लाइफ में होती हैं, ट्रस्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए चीज़ें प्लेट पे रखी जाएंगी कि भाई लो सिलेक्शन और ले जाओ आगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो प्लीज़ मोटिवेट योरसेल्फ और बहुत कुछ सीखो इन सक्सेस स्टोरीज से, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता पक्का आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।